हेलो। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है काई स्क्वायर टेस्ट, जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, कहाँ यूज़ करते हैं, किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ काई स्क्वायर टेस्ट? तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ काई स्क्वायर टेस्ट, तो आप आंसर करेंगे इट इज़ अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। नाउ द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। पहला है पैरामीट्रिक टेस्ट, जो कि क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज़ होता है, जैसे कि लेंथ, हाइट, वेट, नंबर, ऐसी चीज़ों के लिए। और दूसरा है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जो कि क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हेल्थ, इंटेलिजेंस, जेंडर एक्सेट्रा, मतलब जिसको आप स्केल पर नहीं नाप सकते। तो काई स्क्वायर टेस्ट इज़ अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इसका डेफिनेशन है, इट इज़ द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल डेविएशन स्क्वायर इन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन याद रहेगा। इट इज़ द ओवरऑल स्क्वायर deviation in observed and expected frequencies divided by expected frequencies, where this is a symbol of chi, this is the symbol of sum of summation। ये है observed frequencies और ये E है expected frequencies के लिए। सबसे पहले A.R. फिशर ने डेवलप किया था और फिर उसको मॉडर्न फॉर्म में लेके आए हैं कार्ल पियर्सन। तो डेफिनेशन के बाद हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं। पहला है, इट इज़ यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टेस्ट टू फाइंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस इन टू और मोर देन टू प्रपोर्शंस, दैट इज़ टू स्टडी द सिग्निफिकेंस इन टू ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एज कंट्रोल एंड ट्रीटेड। अगर आपने दो ग्रुप्स लिए हैं, एक में कोई मेडिसिन नहीं दी और दूसरे में मेडिसिन दी है, तो आपका मेडिसिन कितना इफ़ेक्टिव है या कोई भी ट्रीटमेंट कितना इफ़ेक्टिव है, उसको आप चेक कर सकते हैं। दूसरा है एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, जिसमें आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो समानता है, उनकी जो क्लोजनेस है, उसको आप जज कर सकते हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे आप किसी स्कूल के बाहर खड़े हैं और आपके एक दोस्त ने कह दिया कि इस स्कूल में 50% बॉयज़ पढ़ते हैं और 50% गर्ल्स पढ़ते हैं, तो दिस डाटा विल बी नोन एज एक्सपेक्टेड डाटा। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने इसको कैलकुलेट नहीं किया, आपने सिर्फ ऐसा मान लिया कि स्कूल में 50% बॉयज़ हैं और 50% गर्ल्स हैं। अब आप स्कूल के अंदर चले गए और क्योंकि आप पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को नहीं एक साथ गिन सकते, तो आपने एक 20 स्टूडेंट्स का सैम्पल डाटा लिया है और इसको हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड डाटा। अब पहला डाटा हो सकता है कि आपको जो 20 स्टूडेंट्स लिए हैं उसमें से 10 बॉयज़ और 10 गर्ल्स मिल जाती हैं, तो दिस इज़ वेल एंड गुड कि हाँ भाई 50% बॉयज़ हैं एंड 50% गर्ल्स हैं। लेकिन अगर आपको 11 बॉयज़ और 9 गर्ल्स मिल रहे हैं या फिर 13 बॉयज़ या 7 गर्ल्स मिल रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते कि 50% बॉयज़ हैं या नहीं हैं। तो मैं ये 13 बॉयज़ और 7 गर्ल्स का डाटा लेकर आपको एक सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आप दूसरे 11, 9 और 15, 5 को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम करते क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए मैंने फॉर्मूला फिर से रिपीट कर दिया है। फॉर्मूला जो था वो यही था, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो दिस फॉर्मूला इज रिपीटेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स। और हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो हमारा कलेक्टेड डाटा है, जो मैंने कहा कि हमने स्कूल में जाकर लिया है, मान लेते हैं कि वो डाटा आपके एक्सपेक्टेड डाटा मतलब 50% बॉयज़ और 50% गर्ल्स से मैच कर रहा है। ये जो है ये नल हाइपोथेसिस कहलाती है कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक टेबल प्रिपेयर किया है जिसमें पहले कॉलम में ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ लिखी हैं। जैसे मैंने कहा था कि 13 बॉयज़ और 7 गर्ल्स मिली थी, हमने वो लिख लिया। एक्सपेक्टेड क्या था 50% के लिए कि 10 लड़के होने चाहिए थी और 10 लड़कियां होनी चाहिए थी। फिर मैंने इसको सॉल्व किया है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, और फिर दिस वैल्यू इज़ डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो यू कैन सी दैट हमारा जो इनको सम करने से वैल्यू आ रहा है, दिस इज़ द काई स्क्वायर वैल्यू 1.8। वो नीचे मैंने लिखा, द काई स्क्वायर वैल्यू इज़ 1.8।
अब इस वैल्यू की सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए हम इसे एक टेबल में चेक करते हैं। जैसा कि आप पहले लॉगरिथम के टेबल्स देख चुके हैं, वैसे ही काई स्क्वायर के भी टेबल्स होते हैं, उसको टेबल में चेक करते हैं। लेकिन टेबल में किस रेफरेंस में चेक करते हैं? टेबल में हम चेक करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के रेफरेंस में। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिग्री ऑफ फ्रीडम. The degree of freedom means the number of classes to which the values can be assigned. आपके पास कितना चॉइस है। जैसे अगर मैं एक लाइव एग्जांपल आपको दूं, जैसे आप लूडो खेलते हैं, वहाँ पे 4 कलर्स होते हैं। तो 4 कलर्स में से पहले कैंडिडेट के पास ऑप्शन है कि वो चारों में से कोई भी एक कलर चूज़ कर सकता है। दूसरे कैंडिडेट के पास 3 कलर्स बचते हैं क्योंकि एक कलर चूज़ हो चुका होता है, तो उसके पास 3 है। तीसरे के पास सिर्फ 2 और चौथे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 4 - 1 दैट इज़ 3। इसको अगर हम यहाँ फॉर्मूला में लिख कर दिखाएं, सो डी एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस माइनस 1। इन केस ऑफ कंटिजेंसी टेबल, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज r - 1 into c - 1. r is number of rows and c is number of columns in a table. कंटिजेंसी टेबल पे एक न्यूमेरिकल मैं आपको लास्ट में करके दिखाऊंगी। अभी जो हमने एक एग्जाम्पल स्कूल का लिया उसको सॉल्व करते हैं। तो ये स्कूल का एग्जाम्पल क्या था? ये हमारा टेबल था और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट होगी? हमारे पास कितने क्लासेस हैं? एक बॉयज़ की क्लास है और एक गर्ल्स की क्लास है। सो वी हैव ओनली 2 क्लासेस। सो इट विल बी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2 - 1 दैट इज़ 1। अब हम इसको चेक करेंगे काई स्क्वायर टेबल में। मैंने कहा था जैसे लॉग टेबल्स होती हैं उसी तरह से काई स्क्वायर टेबल्स भी होती हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी लेवल पे हम 5% पे चेक करते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इज़ 0.05। जनरली हम इसी लेवल पे चेक करते हैं। आप कभी कभी 0.5 पे भी देख सकते हैं। तो जो न्यूमेरिकल देंगे उसमें आपको मोस्टली दिया जाएगा कि आप 0.05 या एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक कीजिए। इधर जो स्क्वायर में बना है दैट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी थी? 1, और हम चेक करना चाहते हैं 5% पे, तो वैल्यू इज़ 3.41। अब आप चेक कीजिए हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है। हमारा रिज़ल्ट आ रहा है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू वाज 1.8। वो किससे कम है? वो टेबल की प्रोबेबिलिटी वैल्यू दैट इज़ 3.841 से कम है। तो अब इससे हम एक इन्फरेंस निकालेंगे। रिज़ल्ट आ गया, अब आप इससे क्या कह सकते हैं उस चीज़ को हम बताते हैं। पहली चीज़ कि 2 चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए कि अगर काई स्क्वायर वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है वो टेबल वैल्यू से कम हो या बराबर हो, लेस देन और इक्वल टू, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते या फिर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो क्या हमने एक्सेप्ट किया था? हमने माना था कि जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर है। दूसरा जो है इसका ठीक उल्टा है, अगर काई स्क्वायर वैल्यू ग्रेटर है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ये 2 चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है कि अगर टेबल वैल्यू से आपकी वैल्यू कम है तो आप एक्सेप्ट करते हैं, और अगर टेबल वैल्यू से आपकी वैल्यू ज़्यादा है तो आप उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे केस में क्योंकि टेबल वैल्यू से जो वैल्यू है वो कम आई है, इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन टेबल वैल्यू। तो हम इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते और मान लेते हैं कि स्कूल में 50% बॉयज़ हैं और 50% गर्ल्स हैं। इसका एक और एग्जाम्पल जहां हम यूज़ कर सकते हैं काई स्क्वायर टेस्ट को वो है जेनेटिक्स। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है क्रॉस इन्वॉल्विंग, जिसमें उन्होंने टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स को लिया है एंड दे आर गिविंग अ रेशियो ऑफ 110:90। आपको चेक करना है कि क्या ये मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कि 3:1 का रेशो देता है उसके साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आप इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो सेम है, मतलब नल हाइपोथेसिस देयर इज़ नो डिफरेंस इन 110:90 एंड मेंडल्स मोनोहाइब्रिड रेशो। मेंडल का मोनोहाइब्रिड रेशो क्या है? 3:1। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इट इज़ 5% जो हम हमेशा लेते हैं। नंबर 3,
वी विल कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज तो हमारे पास है, जो उस साइंटिस्ट ने लिया है वैल्यू, उसने बताया कि 110 जो है 110 जो है वो टॉल हैं और 90 जो है वो ड्वार्फ प्लांट्स हैं। तो ऑब्जर्व वैल्यूज़ टोटल कितनी है हमारे पास 200। मेंडल ने क्या कहा था 3:1 के रेशो में आना चाहिए था, तो टॉल होने चाहिए थे 150 और ड्वार्फ होने चाहिए थे 50। अब हमको देखना है कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे। मैंने जानबूझकर ऐसे ही क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 आए, ताकि आपको वो सेम टेबल जो है मैंने दिखाया था वो काम आ जाएगा। आप स्लाइड्स बैकअप में जाकर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे देख सकते हैं काई स्क्वायर टेबल की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, फॉर्मूला लिखा है। आप भी फॉर्मूला लिखिए अपने आंसर शीट में, और फिर आप वेरिएबल्स लिखिए। मैंने एक तरफ लिखा टॉल, उसके नीचे ठीक डॉल्फ। इनके ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो क्वेश्चन में दी थी 110 और 90। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो हमने अभी कैलकुलेट की 150 और 50। फिर O माइनस ई कैलकुलेट किया, उसका स्क्वायर किया है और उसको फिर E से डिवाइड किया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। सम करने पर हमारे काई स्क्वायर टेबल की जो वैल्यू है दैट इज़ 42.6। सो द कैलकुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू इज़ 42.6। टेबल वैल्यू कितनी है हमने अभी कैलकुलेट की थी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे। मैंने कहा कि मैंने हमेशा वैसे ही क्वेश्चन लिए जिसमें आपको बार बार टेबल दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़े। सो इट इज़ 3.84 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। एंड यू कैन सी दैट द कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, दस द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। इट मीन्स कि हमने नल हाइपोथेसिस में माना था कि कोई डिफरेंस नहीं है, पर एक्चुअली ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस है। 110:90 जो प्लांट्स हैं वो मेंडल के लॉ के साथ नहीं जा रहा। तो मेंडल के लॉज में हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल जो फार्मेसी की फील्ड से, अगेन इट विल बी रेलिवेंट टू बायोलॉजी स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखा रही हूँ। अ सर्टेन ड्रग वॉज एडमिनिस्टर्ड टू 500 पीपल आउट ऑफ 800। 800 लोग थे, उनमें से 500 लोगों को उन्होंने कुछ दवाई दी है जो कि टाइफॉइड के अगेंस्ट थी। आपको पता करना है कि क्या वो दवाई एफिशिएंट थी या नहीं थी। ये टेबल आपको दिया है, टाइफॉइड हुआ इतने लोगों को टाइफॉइड नहीं हुआ। ऊपर ड्रग गिवन दिया है और नीचे विदाउट ड्रग दिया है, मतलब इतने लोगों को दवाई दी गई थी और इतने लोगों को दवाई नहीं दी गई, इतने लोगों को टाइफॉइड हुआ और इतने लोगों को टाइफॉइड नहीं हुआ। आपको बताना है कि क्या ये दवाई टाइफॉइड के अगेंस्ट एफिशिएंट थी, जो भी दवाई उन्होंने दी वो इफेक्टिव थी या नहीं थी। तो पहला क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट विल गिव द नल हाइपोथेसिस दैट द ड्रग इज नॉट इफेक्टिव, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, आपने ड्रग दिया या नहीं दिया, दैट इज मेकिंग नो डिफरेंस, सो द ड्रग इज नॉट इफेक्टिव मान लिया हमने। दूसरा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट किया 5%, और फिर हम ऑब्जर्व वैल्यू का टेबल बनाते हैं। दिस इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन जो हमें मिला था ऑब्जर्व वैल्यूज़ का। मैं यहाँ पे इस टेबल को दोबारा इसलिए बना रही हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ कि इस लाइन को हम रो मानेंगे। मैंने इसके लिए लिखा है रो 1 और यहाँ पे मैंने लिखा है रो 2। ये जो नीचे पड़ी हुई लाइनें हैं इनको रोज़ कहते हैं और ये जो खड़े हैं इनको कॉलम्स कहते हैं। वर्टिकल वंस आर नोन एज कॉलम। सो दिस वन इज़ कॉलम 1 एंड दिस वन इज़ कॉलम 2। ऊपर वाला रो 1 और नीचे वाला रो 2। आप देखेंगे इन दोनों को ऐड करके मैंने लिखा है रो टोटल 1, यहाँ पे लिखा है रो टोटल 2। इसी तरह से इसके नीचे लिखा है कॉलम टोटल 1 और कॉलम टोटल 2। इसको ध्यान से देखिएगा, इसी फॉर्मूले पे इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकालेंगे। इसको मानते हैं ऑब्जर्व्ड 1, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 2, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 3, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 4। ये हमारे पास 4 ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं। इससे हमने रो टोटल 1, रो टोटल 2, कॉलम टोटल 1 और कॉलम टोटल 2 कैलकुलेट किया है। अब हमारी बारी है एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने की। वीडियो को यहाँ पॉज करके अच्छे से समझिएगा। फॉर्मूला है कॉलम टोटल 1 इंटू रो टोटल 1। ये पहले कॉलम का पार्ट है और पहले रो का पार्ट है, इसलिए कॉलम टोटल 1 इंटू रो टोटल 1 डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू। दैट टोटल वैल्यू इज़ हियर। टोटल कितने कैंडिडेट्स थे, 800 लोग थे। क्योंकि ये सेकेंड कॉलम का है सो इट इज़ कॉलम टोटल 2 इंटू रो टोटल 1। सेकेंड कॉलम है, पहला रो है, इसलिए कॉलम टोटल 2
रो टोटल 1 डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू. यू आर गेटिंग द फॉर्मूला लिखकर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू 1, एक्सपेक्टेड वैल्यू 2, एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 और एक्सपेक्टेड वैल्यू 4 आ जाएगी. अब हम अपने फॉर्मूला पर पहुंचते हैं जो हम हमेशा लिखते हैं और उसके बाद हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट करते हैं. मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम का. दिस इज़ रो -1 इंटू कॉलम -1. तो मैंने अभी आपको रोज़ भी बताए. रोज़ कितने थे? 2. और कॉलम्स कितने थे? 2. तो हम अब सॉल्व कर लेते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ रो टोटल दैट इज़ 2 - 1 एंड कॉलम्स कितने थे? 2. तो 2 - 1, 1 इंटू 1 इज़ 1. ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने काई स्क्वायर का. और अब मैं वो टेबल फिर से बना रही हूँ. यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी, 4 ऑब्जर्व वैल्यूज़ थी, O1, O2, O3, O4 ऑब्जर्व वैल्यूज़. फिर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ कैलकुलेट किए, चारों एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, उसको सॉल्व किया, O - E स्क्वायर किया है एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड द सेम विद द एक्सपेक्टेड वैल्यूज़. आपने जब सॉल्व किया तो इट इज़ कमिंग 222.21. सो इट इज़ द वैल्यू फॉर काई स्क्वायर. डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 5% लेवल पे हमने कितना कैलकुलेट किया था? 3.84. और यहाँ पे भी जो काई स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेटेड है वो टेबल वैल्यू से बड़ी है. तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया. इसका मतलब जो दवाई है वो इफ़ेक्टिव है. नल हाइपोथेसिस में हमने माना था कि दवाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इट इज़ नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस. हाउएवर it is rejected and the drug is effective in preventing typhoid. We can discuss other examples also. If you have any doubts, please give comments in the box.